हेलो एवरीवन, दिस इज जुबैर फ्रॉम एवी कार्ट और मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ Marantz का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स विच इज़ द Marantz Cinema 50। दैट्स राइट, ये है एक 9.4 चैनल AV रिसीवर एंड Marantz boasts a tagline which says the most musical sound। और मैं आपको बता दूं कि Marantz और Denon एक ही मम्मी के बच्चे हैं, बट Marantz को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एज अ लग्जरी सेगमेंट प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं। दैट्स वाई आप देखेंगे कि एज कम्पेयर टू Denon Marantz इज ऑलवेज प्राइसियर। बट हमें ये समझना है कि जो डिफरेंस इन प्राइस है वो वाकई में वर्थ इट है या फिर ये Denon ही जो है कुछ फैंसी कपड़े पहन के हमारे सामने आ गया है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रूटली ऑनेस्ट Marantz Cinema 50 की रिव्यू वीडियो। शुरू करते हैं डिजाइन पार्ट से AVR के। एक बात तो 100% एग्री करनी पड़ेगी कि Marantz की सिनेमा सीरीज में जो ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली प्रीमियम। Marantz ने वाकई में इसके एस्थेटिक्स के ऊपर मेहनत करी है। मतलब यूनिट को देख के लगता है कि हाँ, पैसा कहीं खर्च हुआ है। ये Marantz ने अपनी सिनेमा सीरीज AVRs को एक आर्टिस्टिकल वाइब देने की कोशिश करी, एक प्रीमियम वाइब देने की कोशिश करी और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। सिमेट्रिकल फ्रंट, आइकनिक राउंड पोर्ट होल डिस्प्ले और साइड पैनल्स पे ऐसे टेक्सचर्स जो बिल्कुल कार्बन फाइबर वाली फील देते हैं। फ्रंट पैनल एकदम क्लीन, बस दो बड़े से नॉब्स और साथ में एक ट्रैप डोर जिसके अंदर एक्स्ट्रा कंट्रोल्स आपके छुपे हुए हैं। बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप टियर, एल्यूमिनियम प्लस हाई ग्रेड प्लास्टिक के साथ ये पूरा यूनिट बना है, कोई चीप क्रीक नहीं है। और ये जो पोर्ट होल OLED डिस्प्ले है, इट्स अ टंग ट्विस्टर। मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों के, आप एक साथ 5 बार ही बोल के दिखा दो पोर्ट होल OLED डिस्प्ले, पोर्ट होल OLED डिस्प्ले, आप नहीं बोल पाओगे। मतलब एनीवेज, जो ये गोल वाला डिस्प्ले है ना, इट्स वेरी क्लासी, रेट्रो फील देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ARC मोड में AVR को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन डिस्प्ले नहीं आती ARC मोड में। तो उस केस में ये छोटी सी जो डिस्प्ले है ना, ये पूरी नहीं पड़ती ऑब्वियसली। मेरे को सेटअप मेन्यू में कहीं स्क्रॉल करना है या मेरे को ये देखना है कि भाई कौन सा इस टाइम पे ऑडियो मोड सिलेक्टेड है, कुछ चेंज तो नहीं होगा, तो ये छोटी सी डिस्प्ले के ऊपर रिलाई करना इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। या फिर आपको यू हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ यूजिंग द एप्लीकेशन एंड अनफॉर्चुनेटली Denon Marantz की एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं। आई वुड से कि 10 में से मैं 7 रेट करूंगा उनके एक्सपीरियंस को। इट्स यूजेबल बट इतना यूजेबल नहीं है कि मैं फट से निकालूं और मैं देखूं क्या हो रहा है और मैं उसके अंदर कुछ भी करना चाहूं तो मैं कर लूं। इट्स नॉट दैट रिस्पॉन्सिव। सो या दिस इज अ स्मॉल शॉर्ट कमिंग ऑफ द ओवरऑल डिज़ाइन। जहां पर इतनी मेहनत हुई है तो शायद इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता था, या फिर वो ये भी कर सकते थे जैसे 8015 के अंदर ये ट्रैप डोर के अंदर में एक बड़ी डिस्प्ले होती थी, ये शायद एक्सेसिबल हो जाती, या कुछ ऐसे बटन वगैरह दे देते, दबाते ये ट्रैप डोर खुल जाता, कितना बढ़िया लगता नहीं। और वहाँ पे बड़े से डिस्प्ले होती। सो मे बी Marantz वाले देखेंगे तो शायद कुछ फ्यूचर वाले मॉडल के अंदर चेंज कर देंगे। एनीवेज, सो या आई मीन ओवरऑल जो डिज़ाइन सेंस है यूनिट का वो प्रीमियम है। और ये यूनिट आता है 2 डिफरेंट फिनिशेस में, एक आपका ये ब्लैक और दूसरा आपका रोज गोल्ड। सो या अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर मैं कंपेयर करूँ तो मैं इतना नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैं एडिशनली पे कर दूंगा अगर मुझे Denon या Marantz के बीच में से कुछ चूज़ करना है। और से Onkyo को भी मैं लेके आना चाहूँ उस कैटेगरी के अंदर, तो बिकॉज Denon और Onkyo दोनों ही सेम लेवल ऑफ प्लेन डिज़ाइन, ओल्ड फैशन टाइप डिज़ाइन वो ऑफर कर रहे हैं। तो Marantz ने कुछ हटके हमें क्लासीनेस थोड़ी सी ऑफर करने की कोशिश करी है, विच इज़ हाईली अप्रिशिएबल। तो हाँ, मैं उस केस में तो मैं कुछ ना कुछ एडिशनल मैं पे करने से पीछे नहीं हटूंगा। बट अगेन, डिज़ाइन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, और भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगर Marantz बोल रहा है ऐसे लग्जरी सेगमेंट की तरह, तो खाली अच्छे कपड़े पहनाने से लग्जरी नहीं बनेगा यार। वी आर होम थिएटर बायर्स, हम बेवकूफ़ नहीं है। मतलब सिर्फ आप लुक एंड फील चेंज करके हमसे ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। इट्स नॉट दैट ईजी। पोर्ट होल जो है आपका, मतलब ऑब्वियसली सारी चीज़ें इसमें दिखती भी नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दिखती है, तो ये काफ़ी लिमिटेड है। तो या यस, यू हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ यूजिंग योर एप्लीकेशन अगर आप ARC मोड में इसे यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अगेन मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप टीवी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ARC अवॉइड करिए यूज़ करने। यू हैव अ गुड स्ट्रीमिंग डिवाइस, कोई Apple TV 4K या ड्यून होमैटिक्स आप मीडिया प्लेयर भी यूज़ करिए, उसमें आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। वो मैं आपको उसकी ड्यून की एक अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि क्या कमाल की चीज़ है वो।
अब आ जाते हैं इस यूनिट के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक 9.4 चैनल एवी रिसीवर है, लेकिन आप बैक साइड पर देखेंगे तो आपको दिखेंगे टोटल 11 स्पीकर टर्मिनल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये AVR एट अ टाइम 9 स्पीकर्स को पावर कर सकता है, वेराज आप चाहें तो आप 11 चैनल का भी सेटअप बना सकते हैं, बिकॉज ये AVR 11 चैनल प्री आउट ऑप्शंस हमें देता है। या जो लोग नए हैं या AVR की कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता दूं कि जो ये AVR है वो कॉम्बिनेशन है आपका प्री एम्प प्लस पावर एम्प का। मीन्स ये आपके इनपुट सिग्नल्स को प्रोसेस करके उसमें से ऑडियो सिग्नल स्पीकर्स को और वीडियो सिग्नल आपके वीडियो डिवाइस को भेजता है, साथ में ये स्पीकर्स को पावर भी करता है। जब मैं बोल रहा हूं कि 9.4 चैनल AVR है, मींस ये 9 स्पीकर्स को रेडिली पावर कर सकता है और 4 सबवूफर्स को सिग्नल दे सकता है, जिसे हम कहते हैं सबवूफर प्री आउट, राइट। इसी तरीके से ये 11 स्पीकर को भी सिग्नल दे सकता है, विच मींस इट हैज 11 चैनल प्री आउट्स। तो होगा क्या? बाय डिफॉल्ट जब ये 9.4 चैनल AVR है तो मतलब ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है 7.1.2, 7.2.2 या 4 सबवूफर है तो 7.4.2 तक दे सकता है। डोंट कंफ्यूज इट विद 7.2.4, क्योंकि 7.4.2 का मतलब है 7 स्पीकर्स हमारे बेड लेयर पे, 3 फ्रंट में, 2 साइड में, 2 पीछे और 1 से लेके 4 तक सबवूफर्स, बिकॉज इट्स अ 9.4 चैनल AVR। और साथ में 2 स्पीकर्स हमारे एटमॉस के आप इसमें चला सकते हैं इफ यू आर डूइंग अ 7.x.2 कॉन्फ़िगरेशन। हाउएवर आप अगर एक छोटा 2 चैनल का पावर एम्प दे दें ऐसे, तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा के 7.x.4 भी कर सकते हैं। मतलब x मतलब जितने मर्जी आप सबवूफर लगा रहे हो 1 से लेके 4 के बीच में। दूसरी बात, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर आप पावर एम्पलीफायर इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने फ्रंट चैनल्स के लिए, तो अब जो आपकी Marantz की सिनेमा सीरीज है या Denon की 800 सीरीज है, उसमें खास बात यह है स्पीकर चैनल वाइज आप AVR को बता सकते हो कि उस चैनल को आप डायरेक्ट AVR से पावर करना चाहते हो या आप उस चैनल को थ्रू पावर एम्प पावर करना चाहते हो। तो लेट्स से कि आपने एक फ्रंट 3 स्पीकर्स के लिए LCR के लिए जनरली कि हमने अगर पावर एम्प इंट्रोड्यूस किया है, तो इवेंचुअली हमारा जो AVR का एम्प सेक्शन है वहाँ पे 3 चैनल्स हमारे फ्री हो गए, तो उस केस में भी हम 7.2.4 की कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि 3 चैनल फ्री हो गए, 7.2.4 ही क्यों, एक स्पीकर और क्यों नहीं बढ़ेगा? उसकी वजह यह है क्योंकि प्रोसेसिंग तो 11 स्पीकर को ही कर पा रहा है ना, मतलब सिग्नल तो उसके पास 11 इंडिविजुअल स्पीकर्स का ही है ना, वो लिमिटेशन तो है ना। 11.2 से 13.2 तो हो नहीं जाएगा ये, तो इस वजह से ये मैक्स टू मैक्स आपका 7.2.4 या 7.3.4 या 7.4.4 तक बना सकता है। मतलब 7 स्पीकर्स बेड लेयर पे, 4 सबवूफर और 4 एटमॉस स्पीकर्स। अब आप उसको 7.x.4 बनाओ या फिर आप उसको 9.x.2 बनाओ, वो आप एटमॉस और ईयर लेवल के ऊपर आप प्ले कर सकते हो। मिनिमम 5.x.4 तक जा सकते हो, बट जनरली बड़े रूम साइजेस के लिए ऑब्वियसली सिनेमा 50 किसी 15 बाय 12 रूम के अंदर तो लगेगा नहीं, तो आप बड़े रूम में लगाएंगे इसको, तकरीबन कम से कम 18 फीट या 20 फीट की लेंथ हो रूम की, तो आप वहाँ पे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो वहाँ पर मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि 5.1.4 या 5.x.4 की कॉन्फ़िगरेशन से बेहतर है आप 7.x.2 की कॉन्फ़िगरेशन अब बनाइए, बिकॉज 5.1.4 की कॉन्फ़िगरेशन में आप एटमॉस का इफेक्ट जो है वो इलोंगेट कर सकते हो, बट 7.1.2 की कॉन्फ़िगरेशन में आप एक एडिशनल लेयर ऑफ सराउंड साउंड ऐड कर देंगे, विच इज रियर सराउंड। बिकॉज 5 के अंदर में आपका फ्रंट आ गया, साइड सराउंड आ गया और एटमॉस आपका आपने क्या नाम है 4 एटमॉस लगा लिए, यू आर गेटिंग एन एलोंगेटेड इफेक्ट ऑफ एटमॉस, बट आपने मिस कर दिया अपना एक यूनिक सराउंड एलिमेंट जो है आपका रियर सराउंड। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर मुझे 9 चैनल के अंदर ही सिस्टम बिल्ड करना है तो मैं हमेशा 7.1.2 को प्रेफर करूंगा अगेंस्ट 5.1.4। नंबर ऑफ सबवूफर्स अगेन वेरी एज पर योर टेस्ट एंड योर रूम साइज। ये था कुछ आपका, इसके साथ आप किस किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके पावर आउटपुट पर। सो एज पर दी स्पेसिफिकेशन शीट ये AVR हमें ऑफर कर रहा है 110 वॉट्स ऑफ पावर एट 8 ohms, 20 to 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज एंड 2 चैनल ड्रिवन मोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप अगर सिर्फ 2 स्पीकर्स कनेक्ट करोगे
इसके साथ जो कि होंगे फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट, और उन स्पीकर्स का इम्पिडेंस होगा 8 ohms, और उसके बाद आप कुछ भी फुल रेंज कंटेंट प्ले करिए, मूवी देखिए, म्यूजिक सुनिए, उस केस में आपके लेफ्ट एंड राइट स्पीकर को 110 वॉट्स ऑफ पावर मिलेगी। अब इसमें एक चीज और है नोटिस करने वाली, जो एक बड़ा डिफरेंशिएटर है बिटवीन डेनॉन एंड Marantz। ऑब्वियसली जो पावर आउटपुट रेटिंग्स होती हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, बट Marantz के केस में दे ऑफर 70% पावर गारंटी। मतलब अगर ये 110 वाट अगर क्लेम कर रहे हैं ना, तो 70% हो गया 100 का हुआ 70, तो वो 77, हाँ, तो 77 वाट तो ये 2 चैनल ड्रिवन के अंदर देगा ही देगा, इस बात की गारंटी है। ये आपको Marantz गारंटी करता है, डेनॉन ऐसी कोई गारंटी या क्लेम नहीं करता। हाउएवर अगेन ये पावर है 2 चैनल ड्रिवन मोड में, अगर आप सारे स्पीकर्स यूज करते हैं तो फर्दर ड्रॉप आपको पावर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ फ्रंट पैनल का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन तो दे ही दिया। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे पावर बटन है, थोड़ा टच एंड फील ले लेते हैं। ये आपका इनपुट सिलेक्शन नॉब है, ये आ गया वो आपका पोर्ट होल ओलेड, एंड ये आपका वॉल्यूम नॉब। यहाँ पे है आपकी बढ़िया वाली आवाज़ तो क्लिकिंग साउंड, एंड दिस इज़ द ट्रैप डोर। एंड लेट्स सी ट्रैप डोर के अंदर क्या क्या बटन्स हमारे पास हैं। यहाँ पे है हमारा प्योर डायरेक्ट। सो प्योर डायरेक्ट का मतलब मैं बता दूं आपको, जितने भी कैलिब्रेशन के फिल्टर्स हैं उन सबको रिमूव करने के लिए, मतलब इनपुट जो मिल रहा है एज इट इज़ वही आउटपुट आपको मिले, वो प्योर डायरेक्ट से होता है। सो प्योर डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपके जो भी कैलिब्रेशन फिल्टर्स है वो सब बाईपास हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एमडेक्स का आपको अगर मैं बहुत ब्लंट होके बताऊँ ना, तो मतलब ये मान लीजिए कि अगर कोई बहुत बुरा ऑडियो है तो ये उसे थोड़ा कम बुरा बना देता है। सो काफ़ी अगर कोई लॉसी फाइल आप प्ले कर रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत ये डिटेलिंग का इल्यूजन ये क्रिएट कर देता है, उसे थोड़ा कम बुरा साउंड करने लग जाता है वो। सो ये इसका फ़ायदा है। देन आपका आ गया जोन 2 ऑन ऑफ, फिर आपका आ गया जोन 2 सोर्स। तो जोन 2 को ऑन और ऑफ करना है तो इससे हो जाएगा, उसको सोर्स चेंज करना है इससे हो जाएगा। फिर आपका आ गया HDMI आउट, आपको स्विच करना है, जैसे कि मैंने बताया था पीछे आपके HDMI के 2 आउटपुट्स हैं, तो आपको मॉनिटर 1 से मॉनिटर 2 पे शिफ्ट करना है तो वो आ जाएगा। इन्फो बटन से आपका ये होगा कि आपका ऑडियो और वीडियो में क्या इनपुट आपको मिल रहा है AVR को, और वो क्या आउटपुट आगे दे रहा है। नेक्स्ट आपका डिमर अगेन आपको डिस्प्ले में जो लाइट जलती है वो कितनी कम या ज़्यादा करनी है, ऑफ करनी है, वो डिमर से बटन से होगा। देन आपका स्टेटस बटन आ जाता है, उसमें क्या मतलब कौन सा इनपुट आप यूज़ कर रहे हो HDMI को एक्सियल, और कौन सा वही चल रहा है आपका मोड, साउंड मोड क्या चल रहा है वो पता लग जाता है। मतलब मोर और लेस स्टेटस और इन्फो। स्टेटस बटन का कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है देखा जाए तो। फिर आपका आ जाता है साउंड मोड से वही आपको शिफ्ट करना है डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी सराउंड, मल्टी चैनल स्टीरियो, तो साउंड मोड में जाके आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन आपका सेटअप माइक, ऑडिसी माइक जाएगा यहाँ पे, और ये आपका जो है USB प्लेबैक के लिए है। दैट्स इट। हेडफोन जैक, फिनिश, दैट्स ऑल। दैट्स हाउ मिनिमलिस्टिक इज द फ्रंट पैनल ऑफ Cinema 50। अब आ जाते हैं HDMI और फर्दर कनेक्टिविटी ऑप्शंस पर, और वाकई में वीडियो एंड पे तो यूनिट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेट मी प्रेजेंट द बैक पैनल टू यू। तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 6 HDMI इनपुट्स, और 6 के 6 जो है भैया 8K at 60 हर्ट्ज़ या 4K at 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट के साथ है, विद HDR, मतलब PS5, Xbox सीरीज़, मतलब PS5, Xbox, Apple TV 4K ब्ला ब्ला ब्ला, सब आपका HDMI 2.1 की मैक्सिमम बैंडविड्थ के साथ आप यूज़ कर सकते हो, सारे के सारे 6 के 6। और साथ में गेमिंग के लिए ALLM इसमें इंक्लूडेड है। आई मीन ठीक है, वो तो 1800 से आना शुरू हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है, बट है तो है। यार ये टेक्स्ट बुक फीचर्स बताने में मेरे को बड़ी बोरियत होती है, बट आई हैव टू डू दिस। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं 3 HDMI आउट्स, जिसमें से जो 2 है वो मेन जोन के लिए है। एक पे लिखा है मॉनिटर 1 और एक पे लिखा है मॉनिटर 2। मॉनिटर 1 सपोर्ट करता है EARC और मॉनिटर 2 EARC सपोर्ट नहीं करता। तो मान लीजिए आपके पास TV और प्रोजेक्टर दोनों हैं, तो आप इसका जो है डुअल HDMI आउटपुट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर जोन 2 के लिए HDMI आउट, जो कि आपका जोन 2 के लिए अगर आपको कुछ डिस्प्ले आपको चाहिए तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी ARC का तो आपको पता ही है क्या यूज़ है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर टीवी का ये बिल्ट इन OS यूज़ करना है स्ट्रीमिंग के लिए, टीवी की ऐप्स यूज़ करनी है, तो आप ARC के थ्रू कर सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप Apple TV 4K या ड्यूनोमैटिक्स जैसा कुछ आप मीडिया प्लेयर लीजिए, एक्सटर्नल मीडिया सोर्स आप यूज़ करिए,
रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन है, काम की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए रिपीटेटिव है। सो कीप दैट इन माइंड। थोड़ा सा 14-15 हज़ार रुपये का खर्चा है, बट जो भी ये यूनिट अफोर्ड कर सकता है उसके लिए 14-15 हज़ार रुपये शुड नॉट बी अ बिग डील। खर्च कर दो, इट विल बी वर्थ इट। और ये है काम की चीज़, मल्टी चैनल प्री आउट्स, फ्रंट, सेंटर, सराउंड बैक, हाइट 1, हाइट 2, सारे स्पीकर चैनल्स के लिए प्री आउट्स इसमें दिए हुए हैं। ये है काम की चीज़ जो इस यूनिट को बनाता है फ्यूचर प्रूफ। इसके अलावा बचा आपका इसमें ट्रिगर आउट, IR इनपुट एंड वो जो डेनॉन ने हम सबसे छीन लिया, AM एंड FM ट्यूनर। So yeah, this is one more reason to spend extra on Cinema 50 against 3800 because Denon में unfortunately इंडिया के अंदर में FM ट्यूनर नहीं आता, हमें AVC मॉडल मिलता है, यहाँ आपको FM AM ट्यूनर मिल रहा है। So this is what it is। मतलब सोच के देखिए ना, ये भी वही बन रहा है जहाँ पे Denon 3800 बन रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर कि जो US आपका शिपमेंट जाता है वो भी वियतनाम से जाता है। अच्छा हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि Cinema 50 इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम। अब इसके ऊपर जो यूनिट्स हैं Cinema 40 एंड Cinema 30 वो आपके मेड इन जापान है। सो टिल Cinema 50 in case of Marantz and till Denon 3800 in case of Denon are manufactured in Vietnam, and Cinema 40 and above and Denon 4800 and above are manufactured in Japan. So yeah, FM tuner. So ये थे आपके connectivity options behind this beautiful looking AVR. अब आ जाते हैं स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शंस के ऊपर, जहाँ पर इसके अंदर हियोस, एयरप्ले 2, स्पॉटिफाई, टाइडल सब है, सब कुछ है इसके अंदर। जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ना, सब है इसके अंदर, जो भी आप यूज़ कर सकते हो कर लो, सब है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक कमाल का फीचर और है जो कि मुझे समझ नहीं आता कि क्यों दिया गया है, मतलब मैं नहीं कॉम्प्रहेंड कर पा रहा, शायद किसी के लिए वो यूज़फुल फीचर हो। सो यार, 2-वे ब्लूटूथ के अंदर है कि इट कैन सेंड दी ऑडियो आउटपुट टू योर ब्लूटूथ हेडफोन्स, बट देन व्हाट, इससे हम अचीव क्या कर रहे हैं? दे आर क्लेमिंग कि आप रात में बैठ के मूवी देख रहे हो, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो ब्लूटूथ हेडफोन्स पे ये सिग्नल भेज देगा। तो ये नहीं भी होगा तो क्या हुआ, हम डायरेक्ट टीवी से लगा लेंगे ना उसको, तो ब्लूटूथ से तो फिर ठीक है फीचर है, ये फीचर है। बाकी स्ट्रीमिंग की बात है तो मैंने बताया, एयरप्ले 2 देयर, हियोस देयर, स्पॉटिफाई देयर, टाइडल देयर, चेक सब कुछ, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जी। स्पॉटिफाई कनेक्ट बोल दिया था ना मैंने, नहीं बोला था, कोई बात नहीं, स्क्रीन पे देख लो, ये सारे स्ट्रीमिंग फीचर्स आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। आई एम रेडी ट्राइंग टू कट दिस शॉर्ट, जो भी एक कॉमन फीचर्स है ना, मैं बोर हो जाता हूँ यार, अभी भी इतने सारे AVRs बचे हैं रिव्यू करने के लिए, बार वो सब चीज़ें बोल के पानी कहाँ है, गला सूख जाता है। सो या, ये हो गई म्यूजिक स्ट्रीमिंग। अब आ जाते हैं आपके अगला नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आपका स्मार्ट होम वाले फीचर पे। तो इसमें आपका गूगल असिस्टेंट चेक, आपका एलेक्सा चेक, उसके अलावा आपका एप्पल होम किट चेक, एप्पल सीरी चेक, आपका एक वो नया आता ना जॉश AI चेक, उसके अलावा आपका IP कंट्रोल चेक, उसके अलावा RS-232 आपका वेब इंटरफेस इंस्टॉलर्स के लिए, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। ये वाले सेक्शन के अंदर में भी इट हैज़ गॉट एवरीथिंग यू नीड। सो अब बात करते हैं काम की चीज़ों की। कैलिब्रेशन, रूम करेक्शन के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम Marantz Cinema 50 हमें मिल जाते हैं 2 ऑप्शंस। एक तो Marantz एंड Denon का प्रोप्राइटरी ऑडिसी यहाँ पे मिलता है हमें मल्टी Q XT32, जो कि है इनका टॉप टियर वर्जन ऑफ ऑडिसी, और साथ में हमें मिल जाता है Dirac भी। Dirac ऑल्दो अनलाइक Onkyo, Integra एंड Pioneer फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको Dirac का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, which I don't think is a very useful thing if at all you are having the right people, you know, for calibration. Yeah, so उतना पैसा आप यहाँ खर्च करोगे तो उतने में आप एक मात्र 2000 रुपये की ऑडिसी मल्टी Q एडिटर ऐप खरीद सकते हो, जिससे आप सारे स्वीप्स कलेक्ट करोगे, डेटा हमें भेजोगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे RAW के ऊपर, और वहाँ पर हम वो करके दिखाएंगे जो ऑडिसी करके नहीं दिखा सकता। दैट्स राइट। सो लेट मी टेल यू, ऑडिसी की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये आपके स्पीकर्स का डिस्टेंस करेक्ट कर सकता है, लेवल्स मैच करके दे सकता है,
आपके स्पीकर का क्रॉसओवर एक हद तक अलाइन कर सकता है, बेस की ऐसी तैसी कर सकता है। यस, दैट्स राइट, ऑडिसी बेस की ऐसी तैसी ही करता है। बट व्हेन वी आर यूजिंग मल्टी क्यू एडिटर एप्लीकेशन, उससे जनरेट हो जाता है पूरा कर्व। वो कर्व जो है एक ADY फाइल होती है जिसमें सारे स्पीकर्स की हमें हाउस कर्व्स मिल जाते हैं कि क्या स्पीकर क्या धूम मचा रहा है रूम के अंदर में, एंड देन वी कैन एक्सपोर्ट दैट टू RAW, और वहाँ पे होता है मैजिक। सो वहाँ पर सारे स्पीकर को टाइम अलाइन कर सकते हैं, जो फेज इश्यूज़ हैं उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, जितने भी पीक्स हैं, डिप्स हैं, नल्स हैं, उन्हें फिक्स कर सकते हैं। कुछ प्लेसमेंट में चेंजेस चाहिए वो हमें वहाँ से पता लग जाता है। सबवूफर प्रॉपर सिंक में है या नहीं है, सबवूफर की प्लेसमेंट को लेके कुछ इशू है वो हम वहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली RAW मेक्स एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, विच Odyssey itself cannot do। वहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। आप जितना मर्जी उसका डायनामिक EQ, डायनामिक वॉल्यूम एंड वॉट नॉट सेटिंग्स आप यूज़ कर लो, आपको अपने सिस्टम का बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट का लाइसेंस परचेज करो एंड यू डू DIY, क्रिएट फिल्टर्स एंड स्पेंड आवर्स डूइंग दैट इफ़ यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज। अदरवाइज जैसे कि मैंने बताया, आप वो एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड ट्रस्ट मी, वी डोंट हैव टू बी देयर टू डू दैट कैलिब्रेशन फॉर यू। आपको सिर्फ वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, यू विल हैव टू टेक द मेजरमेंट्स एज पर अवर गाइडेंस, और वो आपको हमसे शेयर करनी होगी एंड वी कैन फिक्स दैट शिट फॉर यू एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू। उसके बाद आपको बस सेंड इट टू AV रिसीवर एंड फील द मैजिक। उसके बाद जो फाइनल चीज़ बचेगी वो बचेगी आपकी SPL अलाइनमेंट, जो कि आप कर सकते हैं यूजिंग एन SPL मीटर विच वी कैन सेंड यू ऑन पेड बेसिस ऑफ कोर्स, एंड वंस यू डू यू कैन सेंड इट बैक, या फिर ऑर्डर कर लो अपने लिए अगर आपको लाइफ लॉन्ग प्ले करना है। सो या just trying to evaluate Odyssey versus आपका Dirac, whether Dirac is worth having or not। Dirac is worth having, absolutely it is worth having if you know कि आपको खुद चीज़ों में इन्वॉल्व होना है और आपको खुद से अपने टेस्ट के हिसाब से फिल्टर्स क्रिएट करने हैं, बट उसके लिए आपको एक सेंस होना ज़रूरी है। आई मीन यू कैन नॉट जस्ट बाय द डायरेक्ट लाइसेंस एंड एक्सपेक्ट के आप अपने सिस्टम से बेस्ट रिजल्ट निकाल पाओगे विदाउट हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ हाउ साउंड बिहेव्स एंड what are all aspects related to it। So yeah, थोड़ा सा लंबा हो गया, but long story short, Odyssey with RAW is as good as Dirac। In fact, here you get more flexibility and you get more peace of mind because we are involved। Dirac के लिए वहाँ पे होना ज़रूरी है because सारा वो आपका listening based है, यहाँ पर वो चीज़ required नहीं है। So next if we talk about the power and dynamics, so let's say कि अगर आपका एक मिड साइज अपार्टमेंट है 18 to 20 फीट लेंथ के आसपास और आप एक 7.1.2 कॉन्फ़िगरेशन प्लान कर रहे हैं या फिर 7.1.4 इन कॉन्जुगेशन विद अ पावर एम्प अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये AVR आपको एक रेफरेंस लेवल एक्सपीरियंस दे सकता है विद स्पीकर्स जिनका सेंसिटिविटी रेटेड है एट अबाउट 88 dB से। तो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस इससे मिल जाएगा, आपको ऐसी कोई पावर की कमी महसूस नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। बट मान लीजिए कि आपका रूम अगर लार्ज है, ऐसे 22-24 फीट प्लस है और स्पीकर्स भी आपके सेंसिटिव नहीं है, ज़्यादा लो सेंसिटिविटी वाले स्पीकर्स हैं, तो उस केस में आपको एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी एक पावर एम्पलीफायर की जो कि सपोर्ट करेगा एटलीस्ट मेन चैनल्स को। उससे आपको एक बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। तो अब आ जाती है एक और वजह, एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो Marantz को Denon से अलग करता है। लाइक आई टोल्ड यू, दोनों प्रोडक्ट्स एक ही जगह मैन्युफैक्चर होते हैं, बट Marantz में जो Marantz की टोपोलॉजी है वो Denon से अलग है। Marantz और Denon दोनों ही क्लास AB एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं, लेकिन Marantz यूज़ करता है अपने AVRs या एम्पलीफायर्स में HDAM मॉड्यूल विच इज़ कॉल्ड हाइपर डायनामिक एम्पलीफायर मॉड्यूल। सो Marantz अपने सारे AVRs और एम्पलीफायर्स के अंदर HDAM मॉड्यूल यूज़ करता है सो दैट जो साउंड है वो ज़्यादा नीट, क्लीन और नेचुरल लगे। अब ये भी एक अपने आप में टॉपिक है, HDAM itself इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। मैं लेकिन आपको जल्दी से थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो होता क्या है, आपके नॉर्मल AV रिसीवर्स के अंदर में IC/OP एम्प्स यूज़ किए जाते हैं जो कि छोटे छोटे चिप्स होती हैं आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस एम्पलीफिकेशन होता क्या है कि वो जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक डिस्टॉर्शन का एलिमेंट और एक
हार्शनेस का एलिमेंट ऐड कर देते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ म्यूज़िक, जहाँ पर एक म्यूज़िक का हाई स्पीड सिग्नल आपका आ जाता है, तो वहाँ पर ये आपका हार्शनेस और डिस्टॉर्शन का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे एविडेंट हो जाता है। मूवीज़ के अंदर में या एक्सप्लोजन सीन्स के अंदर वो उतना पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो वो चीज़ आपको नोटिस में आ जाती है कि कहीं ना कहीं मतलब ऑनेस्टली कि अगर आप डेनॉन के अंदर मैं 3800 को प्ले करूँ और साइड बाय साइड में सिनेमा 50 को प्ले करूँ एंड आई एम ट्राइंग टू प्ले म्यूज़िक लाउडली, तो कहीं ना कहीं आपको वो फील आएगा कि हाँ, Marantz जो है ना वो रिफाइंड साउंड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू डेनॉन। तो बेसिकली जो Marantz है वो इन IC/OP एम्प्स की जगह में अपना HDAM मॉड्यूल यूज़ करता है, जो कि बेसिकली एक एनालॉग मॉड्यूल है जो इन्होंने खुद डिज़ाइन किया है, जहाँ पर ये सिग्नल पाथ को शॉर्ट कर देता है, सो दैट जितना शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा, सिग्नल जितना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतना ही कम चांसेस होंगे उसके अंदर डिस्टॉर्शन ऐड होने के या एक्सटर्नल नॉइजेस ऐड होने के, for that matter, which translates into harshness or distortion for that matter. So Marantz ने क्या किया? Marantz ने बोला कि यार ये IC/OP amps को हटा देते हैं, हम लोग अपना एक प्रॉपर एक डिस्क्रीट एनालॉग मॉड्यूल यूज़ करते हैं टू गिव रिफाइंड आउटपुट म्यूज़िक एंड पे भी, ताकि एक AVR जो है वो आपका म्यूज़िक और मूवीज़ दोनों के लिए जो है आपका गुड टू गो हो जाए। सो बेसिकली जो ये HDAM मॉड्यूल है वो आपके डिस्क्रीट कंपोनेंट से बना हुआ होता है, आपके इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स बेसिकली से इन सब से बनता है, और साथ में जो सिग्नल पाथ है उसे और शॉर्ट और फास्ट कर दिया जाता है। सिग्नल पाथ ज़्यादा लॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिस्टॉर्शन या आपके नॉइज़ ऐड होने से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ HDAM मॉड्यूल। एंड दिस इज़ एक्चुअली द एसेंस, और आई वुड से कि जो एक एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक डिफरेंस है बिटवीन डेनॉन और Marantz। तो हाँ, मैं हमेशा अपने कस्टमर्स से, क्लाइंट्स से ये हमेशा पूछता हूँ कि आपका म्यूज़िक वर्सेस मूवीज़ का रेशियो क्या है, और लेट्स से कि उन्हें मूवीज़ और म्यूज़िक ऑलमोस्ट इक्वली चाहिए होती है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप डेनॉन को छोड़ के आप Marantz की तरफ आप जाइए। इवन दो थोड़ा कॉस्टलियर है, बट आपको उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इट्स गोइंग इन वेन, वो बर्बाद नहीं होगा, उसका आपको वैल्यू मिलेगा। वैसे तो सामने सिनेमा 50 रखा हुआ है, मैं आई विल नॉट हेजिटेट टू से सबसे ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन आता है जब ना लोअर एंट्री लेवल में हम कंपेयर कर रहे होते हैं डेनॉन 1800H वर्सेस सिनेमा 70S। तो वहाँ पर भी सिनेमा 70S क्या होता है ना, वो ऑन पेपर 50 वाट्स है, डेनॉन ऑन पेपर 80 वाट्स है, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार ये तो सिर्फ 50 वाट्स है, स्लिम बॉडी है, ये 1800H जो है आपका 80 वाट्स है, तो ज़रूर ये इससे बेटर होगा। तो पर ऐसा नहीं है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिनेमा 70S टेंड्स टू बी अ बेटर प्रोडक्ट दैन 1800H। बट हाँ, इट कम्स विद अ कॉस्ट, एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेनॉन 1800H को एकदम साइडलाइन कर दो, ये पर्टिकुलर आपके एक यूज़ केस के लिए बना हुआ है। अगर आपको म्यूज़िक, आपको उस तरीके का उतना क्रिटिकल म्यूज़िक लिसनिंग की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो देन बाहर में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिक टू डेनॉन एंड पे लेस एंड गेट मोर। सो या ऑल इन ऑल इट्स काइंड ऑफ अ बैलेंस प्रोडक्ट कि आपको मूवीज़ और म्यूज़िक के बीच में एक बैलेंस चाहिए, और म्यूज़िकलिटी इंटेंट आपका ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर Marantz। ऐसा भी नहीं है कि HDAM मॉड्यूल आने से कुछ डे एंड नाइट का डिफरेंस आ जाएगा, आपके गंदे से स्पीकर भी अच्छे बजने लगेंगे और कुछ जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया, म्यूज़िकल फ्रंट पे यू विल फाइंड बेटर आउटपुट, और आप लॉन्ग आवर लिसनिंग भी करोगे एज़ कम्पेयर टू डेनॉन। आपको Marantz के अंदर फटीग वाली फीलिंग नहीं आएगी, डेनॉन में आ जाएगी लेकिन Marantz में नहीं आएगी। तो ये एक ब्यूटी है HDAM मॉड्यूल की। सो अगर मैं कंपेयर करूँ अगेन डेनॉन और Marantz, मतलब इनफैक्ट अभी ज़की भी मुझसे पूछ रहा था कि सर आप डेनॉन और Marantz ही बोले जा रहे हो, आप मतलब ये क्या क्या चल रहा है तो वजह यह है कि मैं कहने को मैं ऑनक्यू और पायनियर या इंटेग्रा को भी बीच में लेके आ सकता हूँ, लेकिन डेनॉन और Marantz मेरा साइड बाय साइड इसलिए चल रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, दोनों एक मम्मी के बच्चे हैं, और हमेशा कस्टमर्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं Marantz और डेनॉन के बीच में। ऑनक्यू अगेन मार्केट में आ चुका है एंड इट्स डूइंग रियली वेल। मैं जल्दी कोई ऑनक्यू के ऊपर भी वीडियो करूँगा, बट या एनीवेज, सो मैं अभी फ़िलहाल अपने कंपैरिजन को डेनॉन और Marantz के बीच में ही सीमित रखने वाला हूँ। सो Marantz जहाँ पर वार्म एंड स्मूथ साउंड करता है, ऑन दी अदर हैंड जो आपका डेनॉन है वो आपका न्यूट्रल साइड पे और एनालिटिकल साइड पे आता है। मतलब
न्यूट्रल तो आप समझ ही गए होंगे, जो जैसा है वैसा ही। सेम चीज़ एनालिटिकल है, बिकॉज जकी ने मुझे फिर से टोका कि सर ये एनालिटिकल क्या होता है। एनालिटिकल मतलब कि द AVR ट्राइज कि जो चीज़ जैसी है वो सेम टू सेम वैसी प्रोड्यूस कर दी जाए आपको। मीन्स कि अगर रियल टाइम में, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल अपने कस्टमर्स को भी देता हूँ, लेट्स से कि मेरे पास एक हथौड़ा है, मैंने हथौड़ा मारा एक मेटल सरफेस पे, विल यू गेट इरिटेटेड और नॉट? क्यों जकी, इरिटेशन होगी ना? तो डेनॉन क्या करेगा, वो इरिटेशन को बरकरार रखेगा, वो उसे जबरदस्ती स्मूथ आउट नहीं करेगा। वेराज कुछ भी वार्म या स्मूथ साउंडिंग होगा ना तो वो उसको स्मूथ आउट कर देगा। इट विल बी इरिटेटिंग बट उतना इरिटेटिंग नहीं होगा जितना रियल टाइम में होगा। सो दैट्स व्हाट एनालिटिकल टोनैलिटी रेफर टू। जैसे कि जैसा रिकॉर्ड हुआ वैसा ही आपको एब्सोल्यूट विदाउट एनी डेविएशन आपको निकाल के देना। मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो मूवी फ्रंट पे आई लाइक दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेनॉन के मूवीज़ के अंदर में जो जैसा वैसा सुनाई दे तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर गन शॉट के अंदर में चीरते हुए जा रहा है ना तो लेट इट गो यार, वो फील एक आनी चाहिए। सो दैट्स वेयर आई प्रेफर डेनॉन। इज इट गेटिंग टू मच कन्फ्यूजिंग? एनीवेज, सो या पर्सनली अगर मैं बोलूँ कि प्योर सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ ही एजेंडा है तो या आई वुड चूज़ डेनॉन फॉर इट्स एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ों को स्मूथ आउट नहीं करता। पर अगेन जैसे कि मैंने बोला, बैलेंस चाहिए आपको म्यूज़िक और मूवीज़ में, तो देन गो फॉर दिस, इट हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू प्लीज़ यू। तो मैं रैप अप यही बोल के करूँगा कि अगर तो आपको चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको म्यूज़िकली भी प्लीज़ करे और मूवीज़ में भी सेटिस्फाई कर दे, तो आप डेफिनेटली Marantz की तरफ जाइए। यहाँ पे आपको रिफाइंड साउंड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आपको अगर म्यूज़िक से कोई लगाव भी नहीं है, मतलब हार्डली यू आर इनटू म्यूज़िक लिसनिंग एंड यू आर ऑल अबाउट मूवीज़, तो आप Marantz अवॉइड करके आप डेनॉन की तरफ जाके अपना पैसा बचा सकते हैं। और अब फाइनली जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है ना डेनॉन और Marantz में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो है ये है जी रिमोट, इसे बोलते हैं। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। और दूसरी तरफ ये कुछ नहीं बदल रहा डेनॉन के अंदर में। आप देखो, पैसा खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है बताओ? यहाँ खर्च हुआ है, यहाँ खर्च हुआ है। सच अ सैड लुकिंग रिमोट एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल रिमोट एंड नाउ इट कम्स विद अ प्रॉपर बैकलाइट बटन्स। वो पुराने वाले की तरह नहीं, जबकि देना वो मेरे को पुराना वाला हैंड ओवर करना। ये पुराना Marantz का रिमोट कुछ इस तरीके से दिखता था। देख रहे हो आप फ़र्क, देख रहे हो आप? आई रियली लाइक इट। एंड रिमोट के बटन्स भी प्रेस करने में इट फील सो गुड। और एक ये है बेकार, दिस इज समथिंग। सो या ये यूनिट जो हमने खोल दिया है रिव्यू के लिए, ये आपको मिलेगा एक फैंटास्टिक डिस्काउंट के ऊपर। कॉल अस और व्हाट्सएप अस। एंड प्लीज़ आप यूट्यूब के ऊपर आपको कुछ ऐसी टेक्निकल कुछ कंसर्न है, मतलब आप डालो वहाँ पे, आप नहीं डालोगे तो फिर कमेंट्स कैसे आएंगे? लेकिन फिर जब हम बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप पे एक बारी आके डिस्कस कर लो, तो वहाँ पे आ जाया करो। मोस्टली लोग आ जाते हैं बट मैं देखता हूँ काफ़ी लोग नहीं भी आते। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आपको 1 to 1 हम लोग अच्छा गाइड कर पाएंगे। यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर इतनी सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता, बट अनलाइक अदर्स हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना ज़रूरी है उतना बता दें। और कुछ ज़्यादा डीप डाइव उसके लिए हम यही चाहेंगे कि आप आएँ व्हाट्सएप के ऊपर या गिव अस अ कॉल टू डिस्कस इन डिटेल। सो आई गेस अब आपका नेक्स्ट हम लोग इसका जो है इंटरफेस देख लेते हैं। और सच बताऊं तो इसका इंटरफेस और 3800 का इंटरफेस एकदम सेम है, अंदर से कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे 3800 की वीडियो को टैग कर देता हूँ, आप उस वीडियो को एक बारी देख लीजिए और वहाँ पे जो आप इंटरफेस देखेंगे वही सेम सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। वही सेम सारी आपकी सेटिंग सेटअप के अंदर में सब कुछ सेम है। और कुछ भी ऐसा नहीं है अलग से जो Marantz के अंदर है और डेनॉन के अंदर नहीं है, एक्सेप्ट आपका FM ट्यूनर। तो वो चीज़ आपको Marantz में मिलेगी, डेनॉन में नहीं मिलेगी। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर डिफरेंस इन द UI ऑफ Marantz Cinema 50 वर्सेस आपका 3800। सो या फाइनली क्लोजिंग दिस वीडियो, काफ़ी लंबी हो चुकी है। इफ यू हैव एनी फर्दर सजेशंस के नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाया जाए, वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है यार, ख़त्म करो बस, डन फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।